चलिए नमस्कार प्रणाम। हम है राव भाई राव दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी हमने के बानी जा सिवान जिला मुख्यालय में एगो ऐसा प्रसिद्ध चिकित्सक के लगे, एगो ऐसा डॉक्टर के लगे जे लगातार मद्रास और लगातार पटना समेत तमाम जगह विदेश में भी जाके यहाँ के तमाम पदक प्राप्त कैले बनी। और सिवान जिला मुख्यालय में यहाँ के आंख के स्पेशल इलाज कर रहा बनी, आंख के फेको विधि से ऑपरेशन कर रहा बनी। जौन लोग चेन्नई जाके बड़ा बड़ा जगह जाके पटना जाके इलाज करावेला, फेको विधि के नाम लोग सुन के आश्चर्य करेला। एगो बड़ा विधि से यहाँ के ऑपरेशन मिनट में चुटकी बजा के कर देनी। तो चलिए बिना देर के लिए रूबरू करा रहा बनी ऐसा चिकित्सक से रुका के तो हमनी के देखल जाई लाभ ले जाई सिवान जिला मुख्यालय के स्टेशन रोड में यहाँ के बानी। बहुत बहुत धन्यवाद बसर भोजपुरी बात कहीं मेरा धन्यवाद। अभी रुआ सिवान बानी तमाम चिकित्सक लोग जब लेकिन बड़ा बड़ा इक्विपमेंट बड़ा बड़ा औजार रुआ लगे बा, बहुत सारा कंप्यूटराइज्ड औजार बा। सबसे पहले अपना बारे में कुछ बताई श्रोता सुनैया के कि कहाँ से राहुल पढ़ाई, कहाँ से राहुल तमाम पदक कैसे कैसे प्राप्त हुए, कहाँ कहाँ सेवा देने बनी। जी नमस्कार। आपके सुनने वाले तमाम श्रोतागण को और देखने वाले तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अकबर है और मैं नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ। मैंने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई ऑल इंडिया से केरल के कैलिकट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से की और उसके बाद मैंने जो एमएस की पढ़ाई की नेत्र विज्ञान एमएस में वो मैंने दरभंगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से की और वहाँ बेसिक सर्जरी हमने सीखी। लेकिन उसके बाद लगा कि नहीं, अभी जो ज़माना है बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी है और कटिंग एज लेजर्स और फेको ये सब सीखना है। तो इसके लिए फिर मैं तमिलनाडु चला गया, जहाँ मैंने अरविंद आई हॉस्पिटल और शंकर आई हॉस्पिटल से मैंने ग्लोकोमा, फेको, मेडिकल रेटिना, लेजर्स ये सब की ट्रेनिंग ली थी। मतलब शंकर नेत्रालय जो भारत के सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाए। जी शंकर नेत्रालय, शंकर उनका ब्रांचेस भी हैं। तो तमिलनाडु में रहा मैं, फिर हैदराबाद में भी रहा और उसके बाद वहाँ से 3-4 साल ट्रेनिंग लेने के बाद मैं एनएमसीएच में पटना में भी 3 साल मेडिकल कॉलेज में रहा। तो उसके बाद पिछले 2-3 सालों से मैं सिवान में अपनी सेवा दे रहा हूँ। जी सर से हम लोग मशीनों के बारे में भी जानकारी लेंगे। कैसे कैसे क्या क्या मशीन है सर? ये तो बेसिक हमारा एक स्लिट लैंप एग्जामिनेशन सिस्टम होता है जिसमें आई को हम लोग बहुत मैग्नीफाई करके और 3 डायमेंशनली देख पाते हैं। तो कोई छोटा सा भी प्रॉब्लम है तो वो काफ़ी मैग्नीफाई करके हम लोग देख पाते हैं। इसको हम लोग बाइनोकुलर स्लिट लैंप कहते हैं। ये जो साथ में इसके लिए अटैचमेंट है ये आई के प्रेशर को नापता है। इसको एप्लानेशन टोनोमीटर कहते हैं। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा एडवांस जो है आँख के प्रेशर को नापने वाली मशीन है, एप्लानेशन टोनोमीटर। ये जो साथ में है ये हम लोगों का वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम है कि जो भी पेशेंट का एग्जामिनेशन हो रहा है वो यहाँ पर इसको दिखे। ये वीडियो रिकॉर्ड हो गया जी, जो भी जांच हुआ वो रिकॉर्ड हो गया उसमें। वो सर अभी रेटिना को दिखा रहा है, ये कॉर्निया दिखा रहा है। कॉर्निया दिखा रहा है, पुतली है उसमें एक घाव हुआ है। तो ये पूरा जो ग्रीन पेंट एरिया है ये जो है ये इतना बड़ा जख्म है उसके आंख में, ये दिखा रहा है। मतलब ये किनारे किनारे जो व्हाइट है ये जख्म दिखा रहा है। जो ग्रीन पेंटेड एरिया है इसका मतलब उनके आंख में कोई कीड़ा घुसा था, उसके उन्होंने मल लिया है, तो इतना बड़ा उनको जख्म हुआ है। अच्छा सर, एक और बात की आंखों को में अगर कोई बात हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो मलना नहीं है? मलना नहीं है, ये सब बेसिक है कि मलना नहीं है। बहुत हुआ आप थोड़ा सा रुमाल लेके उसको दबा के रखें, लेकिन ये मलना नहीं, मलने से काफी नुकसान होता है। ये नुकसान मलने का। अभी सर तमाम तरह के या सिवान में रुआ तमाम तरह के इक्विपमेंट लेके नया चीज लेके आई बनी। तो जौन अब तक जौन चीरा विधि से ऑपरेशन होता रहा ओ में आप फेको विधि रुआ लेके आई बनी सिवान में पहली बार। ये में थोड़ा सा अंतर बताएं श्रोता सुने वालों के। जो पहले जो ट्रेडिशनल सर्जरी हो रहा है उसमें क्या किया जाता है कि एक 5 mm 6 mm का चीरा डाला जाता है और उसके थ्रू मोतियाबिंद निकाला जाता है और फिर उसके बाद उसमें लेंस डाला जाता है। लेकिन
फेको विधि में ये होता है कि बिल्कुल एक मशीन की सुई की छेद से आप पूरे मोतियाबिंद को गला के चूस के निकाल लेते हैं और उसी सुई के छेद के 2 mm से भी कम 1.8 mm छेद से आप जाके फोल्डेबल लेंस डालते हैं जो कि जाके अंदर खुल जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि मतलब कोई टाका का ज़रूरत नहीं है, कोई रिकवरी बहुत फास्ट है। तो फेको तो पहले भी हो रहा था, लेकिन टॉपिकल फेको एक विधि है जिसमें सुई लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। बिना कोई सुई लगाए सिर्फ एक ड्रॉप डालने से आर्म जो है वो सुन्न हो जाएगा और आप पेशेंट से बात करते करते भी अपना आराम से फेको सर्जरी कर सकते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल सर्जरी है। पेशेंट जैसे भी आपने देखा, पेशेंट आया, ऑपरेशन कराया और उसी समय उनका 10 मिनट में छुट्टी हो जाएगी। तो ये बहुत ही एक आधुनिक तकनीक है और इससे ये भी होता है कि पेशेंट के मन में जो डर होता है कि आंख में सुई लगेगा, पता नहीं क्या होगा, तो वो सारा भय भी चला जाता है। तो बहुत ही आराम से, आसानी से पेशेंट भी बहुत ही कंफर्टेबल होकर ये ऑपरेशन करा लेते हैं। पहली बार सिवान में इस तरह की व्यवस्था, फेको में भी अत्याधुनिक व्यवस्था यहाँ इस हॉस्पिटल में चेन्नई आई केयर हॉस्पिटल रोड में उपलब्ध है। हमको सर थोड़ा सा ये बताइए कि लोग चीरा विधि से ऑपरेशन अब तक कराते रहे हैं, पहली बार आप ये फेको विधि लाए हैं, तो फेको विधि और चीरा विधि में क्या डिफरेंस है? देखिए, मेरे से पहले भी फेको हो रहा है सिवान में, फेको पहले भी हो रहा था। अच्छा। मैं टॉपिकल फेको लाया हूँ जिसमें कि सुई नहीं लगे। तो फेको भी एक सुई के साथ होता है, एक बिना सुई के साथ होता है। तो टॉपिकल फेको और उसके बाद टॉरिक फेको, जिसमें कि अगर पुतली में पावर है तो उस पावर को कैलकुलेट करके लेंस के साथ ही डाला जाता है। तो ये टॉरिक फेको, फिर आपको टॉपिकल टॉरिक और मल्टीफोकस, ये सब विधि जो है वो हम लोग लेके आए हैं। इससे ये होता है कि पेशेंट को टॉरिक फेको है तो उसमें देखने में जो उसकी जो क्लैरिटी है वो और बढ़ जाएगी कंपेयर टू किसी पेशेंट को अगर पुतली में भी पावर है और उसको अगर हम लोग टॉरिक फेको से करें तो उसकी जो देखने का जो क्लैरिटी है वो काफी, क्षमता, जो देखने की क्षमता है वो क्लियरिटी ज्यादा है, बिना चश्मे के भी। एक और बात सर हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि ये जो चीरा विधि से जो ऑपरेशन होता है, बहुत सारे लोग यहाँ से नेपाल जा रहे हैं, तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, बेसिकली ये एक गवर्नेंस इशू है। इसमें क्या है कि कुछ दिन पहले अगर आपको ध्यान होगा कि मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे और कुछ पेशेंट्स की रोशनी चली गई थी। तो उसके बाद सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया और जो भी कैंप हो रहा है, जहाँ भी मास सर्जरी हो रही है, जहाँ भी चीरा वाला सर्जरीज हो रहा है, उसको एक रेगुलेशन के थ्रू आ गए हैं। उसकी चेकिंग होती है कि ओटी कैसा है, सर्जन कॉम्पिटेंट है कि नहीं है। तो ये एक अच्छी पहल हुई है। लेकिन मुझे अक्सर देखने में ऐसा आता है कि बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो उनको गाड़ी में करके किसी भी विधि से वो लोग नेपाल ले जाते हैं और वहाँ से सर्जरी करा के आते हैं। तो मेजॉरिटी ये पेशेंट जो है वो चीरा वाला सर्जरी होता है और उसमें कुछ पेशेंट्स में ऐसे इन्फेक्शंस भी दिखे हैं, एंडोथर्माइटिस बोलते हैं उसको, जैसे कि रोशनी एकदम खत्म हो जाती है, गिर जाती है। तो सर्जरी तो बिल्कुल आदमी जहाँ चाहे वहाँ करा सकता है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है कि जैसे मान लीजिए एक बार कोई आपको एक कैंप हुआ और यहाँ से आपको पेशेंट को बस में करके वो ले गए नेपाल में से, दलाल टाइप जो लोग हैं वो लगातार लगे हुए हैं जो इंडिया से नेपाल तक पहुंचा रहे हैं। हाँ, तो अब जैसे उसमें क्या है कि सर्जन तो कॉम्पिटेंट ही है, वहाँ भी अच्छे सर्जन, ट्रेनिंग इतनी अच्छी कि हर जगह अच्छे सर्जन है। जो मेन जो दिक्कत है कि मान लीजिए पेशेंट यहाँ से गया नेपाल, उसको तो गाड़ी में करके ले गए, सर्जरी हो गया, फिर वापस उनको भेज दिया गया। अब अगर इस पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होता है तो ये वापस नेपाल नहीं जा सकता। हाँ, दूरी ज्यादा है और चूंकि एक बार लेंस का सर्जरी हो गया है तो जो पार्टी है वो इंटरेस्टेड भी नहीं रहती है कि इनका लेंस का सर्जरी हो गया उनको क्यों लेके जाना है। तो ऐसे कई पेशेंट्स दिखे जिनकी आंख में इन्फेक्शन हो गया और वो फिर दोबारा नेपाल नहीं जा पाए। तो फिर हमने यहाँ पर इंट्राविट्रेल इंजेक्शन से उसको फिर जो भी सुधार हो सकता था वो किया। कुछ पेशेंट्स को हमने फिर रेटिना सर्जरी के लिए भी भेजा ताकि वो अंदर का जो इन्फेक्शन का लोड है वो खत्म हो जाए और जो भी रोशनी बच सकती है वो बचाई जाए। तो ऐसे कई पेशेंट्स रहे जिनका की जो सर्जरी का ये था, पोस्ट सर्जरी उसका जो केयर था वो बहुत अच्छा नहीं हो पाया। देखिए, बेसिकली जैसे कोई पेशेंट की सर्जरी हुई, अभी जैसे सर्जरी किया, अब इसको हम लोग पोस्ट ऑप देखेंगे
पोस्ट ऑफ डे 1 देखेंगे, कल एक बार देखेंगे मशीन से कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, लेंस अपनी जगह सही बैठा है कि नहीं बैठा है, कहीं पर कोई ब्लीडिंग सब तो नहीं है। फिर उसको हम लोग पोस्ट ऑफ 1 हफ्ते के बाद फिर देखेंगे, फिर से वो सारी चीज़ें देखेंगे कहीं पर कोई कमी तो नहीं आ रही है। फिर उसको हम लोग 1 महीने के बाद देखेंगे कहीं पर कोई परेशानी तो नहीं, लेंस अपनी जगह सही बैठ तो गया, पेशेंट का विजन तो अच्छा है, जो भी चश्मा अगर देना है नज़दीक के पावर के लिए थोड़ा बहुत वो देखे। मतलब पेशेंट को आपको मल्टीपल टाइम देखना भी है सर्जरी के बाद। अब मोस्टली क्या होता है इन कैम्प सर्जरीज में कि पेशेंट गए नेपाल, सर्जरी हो गया, उसके पेशेंट घर, अब उसके बाद अगर उसको कुछ इन्फेक्शन होता है तो पेशेंट वापस अपने ट्रीटिंग फिजिशियन से या ट्रीटिंग सर्जन से मिल नहीं पाता है, तो उससे काफी परेशानी होती है। तो एगो बहुत अहम बात कि सर बतानी है कि एक बार एगो फीस दे और वो फीस में फेको लेंस भी लागल, बिना चीरा टाका के लेंस लागल, ओकरा बाद यहाँ के लगातार 1 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद, फिर 21 दिन बाद लगातार वही पैसा में सेवा कर रहे बनी। एगो अहम बात सर कहनी है कि जैसे नेपाल हुआ जाता नहीं तो एगो खास कुछ लोग बा जे दलाल टाइप लोग बा जे तमाम लोग बता रहा बा कि वो जाता फिर से एक बार अगर होइयो गई ऑपरेशन तो फिर दोबारा से वो ऑपरेशन खातिर हुआ डॉक्टर के कोनो दिक्कत होता है तो डॉक्टर के लगे ना जाए, ऐसे कि दूर बा। एक और चीज सर बड़ी चर्चा में बा कि फेको विधि से लोग अभी समझत नहीं थे, अभी लोग का हो फेको विधि थोड़ा सा बता दें। देखिए आंख का जो ऑपरेशन होता है लेंस का बेसिकली मोतियाबिंद जो होता है तो उसमें 2 विधि ही कॉमन है। जो एक पहले की विधि थी जिसमें आप लोग पहले याद होगा कि वो काला हरा पट्टी लगा के 1 महीने तक लेटे रहते थे। हाँ, तो बेसिकली चीरे वाला विधि है। उसमें क्या है कि चूंकि देखिए आंख बहुत नाजुक स्ट्रक्चर है, बहुत ही नाजुक स्ट्रक्चर है, 2 सेंटीमीटर में सारा खेल खत्म हो जाता है। तो उसमें अगर आप 6 mm का 7 mm का अगर चीरा पड़ता है और फिर उसमें से मोतियाबिंद निकाल के कड़ा लेंस लगाया जाता है। तो इससे होता क्या है कि जिनका बहुत पका हुआ मोतियाबिंद है ठीक है, उनको तो रोशनी थोड़ी बहुत आ जाती है, ठीक भी आ जाती है, लेकिन पावर रहता है क्योंकि चीरा बड़ा पड़ा है तो फिर उसको चश्मा लगाने की जरूरत पड़ेगी। दूर को भी साफ नहीं दिखेगा और नजदीक का तो साफ नहीं दिखेगा। और फिर इसमें रिकवरी भी लेट हो जाएगा, दर्द भी रहेगा क्योंकि इतना बड़ा चीरा हुआ है तो पोस्ट ऑफ रिकवरी में दर्द रहेगा, हमेशा गड़ना, आंख में लगेगा कुछ कंकर फंसा हुआ है, गड़ रहा है, ये क्योंकि वो चीरा बड़ा है जी। तो बेसिकली ये जो आंख का ऊपर वाला भाग होता है उसमें चीरा लगाया जाता है। तो जब भी पलक ऊपर नीचे होगा तो लगेगा कुछ गड़ रहा है क्योंकि सरफेस जो है वो इरेगुलर हो गया ना। ये दिक्कत चीरा विधि में आता है। अब फेको विधि में क्या होता है कि 2 mm से भी कम का पोर्ट रहेगा और मोस्टली वो क्लियर कॉर्नियल रहेगा। तो पोर्ट होने के बाद बहुत ही एक सुई से भी अंदर एक मशीन जाती है जो कि मोतियाबिंद जो है पूरे को पिघला के चूस लेती है और फिर उसी पतले छेद से एक फोल्डेबल, जैसे रोटी को अगर एग रोल की तरह मोड़ा जाए तो वो पतला एरिया पतला हो गया, तो उससे वो अंदर चला गया और फिर वो अंदर खुल गया। तो बिल्कुल उसी विधि से फोल्डेबल लेंस होता है, वो अंदर जाके अंदर खुल जाता है। मतलब रेटिना के जगह पे केवल लग जाता है? बोले रेटिना नहीं है, रेटिना तो आंख के पर्दे के पीछे के भाग को बोलते हैं। अगर इस मॉडल से हम लोग समझे कि ये एक आंख का मॉडल है तो ये सामने जो है ये अगर चीरा वाला विधि से करेंगे तो यहाँ ऊपर में एक बड़ा सा चीरा लगेगा 6-7 mm का, और फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा ये मोतियाबिंद, ये पूरा का पूरा मोतियाबिंद निकलेगा, बाहर आ जाएगा जी। और एक नया लेंस जो है उसमें फिर उतनी बड़े छेद से जाके नया लेंस लग जाएगा। अब मोतियाबिंद में क्या ये वो चीरा विधि से फिर उसमें टाका भी लग सकता है अगर बड़ा है और वुंड स्टेबल नहीं है तो टाका भी लगाना पड़ेगा। फेको विधि से क्या होगा कि बिल्कुल एक छोटे छेद से हल्का सा किनारे 1 mm यहाँ पर 2 mm के छेद से अंदर गए, एक सुई अंदर गई और उसने अल्ट्रासाउंड एनर्जी से इसको पिघला दिया मोतियाबिंद को और अंदर ही चूस के फिर बाहर ले गए। बहुत बड़ा विधि, बहुत एगो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो पूरा जो ऐसे निकल रहा था बड़े छेद से, अब वो क्या हुआ कि एक पतली सी सुई अंदर गई और उसी ने इसको पिघला के पूरा चूस के बाहर निकाल लिया और उसी पतले छेद से फिर जो फोल्डेबल लेंस है अंदर गया और अंदर बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का जो लेंस होता है वो अंदर जाके फिर वो खुल गया। एक तो ये तो बड़ी बात है, छेद जो है बहुत छोटा रहा तो इससे इन्फेक्शन का चांसेस भी कम हो गया क्योंकि छोटा छेद है तो इन्फेक्शन कम होगा, ब्लीडिंग कम होगा, रिकवरी तो अभी पेशेंट का सर्जरी की अभी चले जाएंगे। मतलब जहाँ चीरा विधि में तमाम लोग 1 हफ्ता 15 दिन अंधेरा रूम में रहेला, फेको विधि में ऐसा कौन बात नहीं है? नहीं, ऐसा बात नहीं है।
नहीं, बिल्कुल। अब 2 दिन 3 दिन के बाद तो लोग अपना जो नॉर्मल काम है सब कर सकते हैं। बेड रेस्ट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आज भी जो पेशेंट है वो मुझसे पूछ रहे थे कि सर कितना दिन तक हमारा बेड पे रहे के बाद, बट तो बेड रेस्ट पे कोई अपना नॉर्मल चलना फिरना सब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये है कि बहुत भारी काम ये सब उठाना, कि बहुत भारी बाल्टी उठा रहे हैं, ये सब से थोड़ा सा 1 हफ्ता अवॉइड करना चाहिए। रूटीन मिलना जुलना, टीवी देखना, बात करना, सब नॉर्मल। बहुत ही बड़ा बात कि सिवान जिला मुख्यालय में इतना टैलेंटेड एगो चिकित्सक आई बनी, तमाम और भी इक्विपमेंट एक एक चीज रुआ के दिखाए। यहाँ के हॉस्पिटल में रुआ के दिखा रहा बनी कोनिंगा रेटिना भी दिखाई दी। तमाम कंप्यूटराइज्ड चीज फेको विधि से एक बढ़िया मशीन। तब तक सर के परिचय हमने के पूछल जाई, पता पूछल जाई कि सर हॉस्पिटल कहाँ बा, आपन परिचय। जी, मेरा नाम डॉक्टर M.A. अकबर है। डॉक्टर अकबर के नाम से ही ज़्यादा लोग जानते हैं मुझे। मैं MBBS हूँ और उसके बाद मैंने नेत्र में MS किया है, और उसके बाद मेरी फेको में, ग्लोकोमा में और रेटिना में मेरी तमिलनाडु से ट्रेनिंग हुई है, शंकर आई हॉस्पिटल और अरविंद आई हॉस्पिटल से। और उसके बाद NMCH पटना में मेडिकल कॉलेज में भी मैं 3 साल रहा, और उसके बाद अब मैं सिवान में पिछले 2-3 सालों से इसकी सेवा दे रहा हूँ। हमारा जो हॉस्पिटल है वो एक तो सिवान में है, हॉस्पिटल रोड पकड़ी मोड़ सिवान। ये जो V2 मार्केट है उससे 10 कदम पे है, तो दिख जाएगा आपको। और यहाँ पर जो V2 मेगा मार्ट के जस्ट बगल में सरबानी। सर कब से कब तक होगा देखेंगे? और सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हम लोग पेशेंट देखते हैं, और फिर उसके बाद सर्जरीज होती हैं। एक अहम बात एक कि सर लोग नेपाल पैसा के कमी के वजह से जाला, थोड़ा सा हमने के अहम मुद्दा पर एगो चर्चा कर ली चलते चलते कि कितना सर खर्च लगभग फेको विधि में अत्याधुनिक तरीका में कितना लगभग खर्च आएगा? देखिए 10,000 रुपए के आसपास में लेंस वेंस सारा, सर्जन का खर्चा, ऑपरेशन थिएटर का खर्चा, बेड का खर्चा, ये सारी चीज जो है वो 10,000 रुपए से मात्र 10,000 रुपया। जबकि नेपाल जाए में ओया 5,000 रुपया लगेला, आवे जाए के खर्चा, परेशानी और तमाम तरह के इन्फेक्शन हुई तो जाइयो नहीं। इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। नेपाल में जो 5,000 में सर्जरी हो रहा है वो चीरा वाला सर्जरी, चीरा वाला सर्जरी, फेको नहीं हो रहा है। फेको तो वहां भी, जबकि जब फेको के बात हो रहा बा, फेको जो है वहां भी 10,000 है, यहाँ भी 10,000 है। फेको 9,000 10,000 ये जो लोअर है, और ऊपर काफी है 25,000 है। विदेशी लेंस लगाएंगे और महंगा है, लेकिन 10,000 से अच्छी क्वालिटी का इंडियन लेंस शुरू हो जाता है। जो 5,000 में नेपाल में सर्जरी हो रहा है, उसके लिए मैं तमाम श्रोतागण को कहूंगा कि आप सदर अस्पताल सिवान आ जाइए, एक भी पैसा नहीं लगेगा। सेम क्वालिटी का सर्जरी, मैं ही सर्जन हूँ, सदर अस्पताल सिवान में हो जाएगा। तो आपको अगर चीरा वाला सर्जरी करवाना है और आपके पास पैसे की परेशानी है तो आपको नेपाल जाने की कोई जरूरत नहीं। आप सदर अस्पताल में आइए, हर मंगलवार को सर्जरी, हर मंगलवार को सर ही करेंगे। मैं ही करूंगा। तो बहुत बड़ा चीज ये सिवान में एगो नया चीज रुआ के लेके आनी है, लाभान्वित होकर रउरा हाथ में बा। लगातार हम लोग ये देखा कि का व्यवस्था सर के लगे बा, एक से अत्याधुनिक मशीन सर लेके आई बनी। तो बना रही भोजपुरी बतकही पर बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ और हाँ बताइए सर, श्रोता सुनने वाले लाभान्वित होंगे। जी बिल्कुल, 2-4 चीजें जो मैं आपके श्रोतागण और दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कुछ चीजें हैं जिसमें आपको आंखों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना है, आपको जागरूक रहना चाहिए। उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट है मोबाइल का यूज। आजकल बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान सभी जो है वो स्क्रीन का टाइम काफी बढ़ गया है, तो इसको बिल्कुल चेक में रखें। एक दिन में मैक्सिमम 2 घंटे से ज्यादा मोबाइल और कंप्यूटर पे, अगर आपका वर्क है कंप्यूटर पे तो भी 3 घंटा 4 घंटा आप उस पे दीजिए, लेकिन इंटरप्टेड हो, एक साथ लगातार नहीं। हर 20 मिनट 30 मिनट पे 1-2 मिनट का ब्रेक लिए, थोड़ा पानी पिए, थोड़ा चेहरे पर पानी डाले। और बच्चों पे तो विशेष ध्यान दीजिए कि वो लगातार मोबाइल ना देखें, उससे बहुत ही ज्यादा परेशानी आ सकती है आंखों के ऊपर भी, और डिप्रेशन, अकेलापन, बहुत सारी समस्याएं साथ में आ रही हैं। दूसरा ये कि जो भी लोग 40 से ऊपर हो गए हैं उनको बीपी और शुगर की समस्या आती है। तो बीपी और शुगर की वजह से रोशनी का जो पर्दा होता है रेटिना, ये देखिए ये रोशनी का पर्दा है, ये सामने वाला पार्ट है और ये ऊपर से हटा दिया गया है समझाने के लिए। तो ये जो पर्दा आपको पीला दिख रहा है ये रोशनी का पर्दा है, और ये जो आपको दिख रहा है ये जो है ये नस है। तो ये जो रोशनी है यहाँ आके टकराती है पर्दे में, और ये फिर इस नस के थ्रू होके ब्रेन में जाती है। ये देखिए,
तो यहाँ से रोशनी आई, पुतली पे टकराई, फिर उसके पीछे लेंस है, लेंस से फिर पर्दे पे आके फिर ये नस के थ्रू जाती है ब्रेन में, ताकि हम लोग देख पाते हैं। तो अब जो शुगर और बीपी होता है तो उससे क्या होता है, ये पर्दा जो है इसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी करके एक बीमारी होती है, जिससे जो खून की नलियां आपको जो दिख रही हैं, खून की नलियों में से लीक होना शुरू हो जाता है, खून के धब्बे आने शुरू हो जाते हैं शुगर के मरीज को, बीपी के मरीज को। तो जो भी लोग 40 साल से ऊपर के हैं वो लोग जरूर साल में एक बार अपना रेटिना का चेकअप कराएं। जो भी रेटिना स्पेशलिस्ट हैं, जो भी नेत्र विशेषज्ञ हैं, उनको जाके दिखाना चाहिए साल में एक बार कम से कम जरूर। और अगर फिर उसमें ये परेशानी मिलती है कि हाँ भाई आपके रेटिना में कोई दिक्कत है, तो फिर जैसे वो सर्जन बताएं कि आप 3 महीने में आइए, 2 महीने में आइए, लेजर कराइए, इंजेक्शन लगाइए, जो भी वो विधि बताते हैं उसको फॉलो किया जाए। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि 40 के आसपास में क्या होता है कि जिस तरह से बीपी बढ़ता है उसी तरह आंख का प्रेशर भी बढ़ सकता है, उसको ग्लोकोमा बोलते हैं। तो आंख का ये जो प्रेशर यहाँ बढ़ता है, उससे क्या होता है, ये नस जो है ये इसमें पीलापन आने लगता है, वो सूखने लगता है। अच्छा। तो रोशनी धीरे 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 गिरने लगती है। तो ये जो बीमारी है, नस जो सूखने लग जाएगा तो उसके बाद जो रोशनी चली जाएगी वो वापस नहीं आएगी। हालांकि अगर मोतियाबिंद, सफेद मोतियाबिंद जो है वो आपने लेंस बदल दिया, पूरी रोशनी वापस आ जाएगी। लेकिन ये जो ग्लोकोमा है, जिसको काला मोतिया बोलते हैं, जिसमें प्रेशर बढ़ता है आपका, उसमें अगर रोशनी चली गई तो वो रोशनी वापस नहीं आएगी। तो 40 साल से ऊपर मेरे लोगों से ये अनुरोध है, जिनको भी बीपी है, शुगर है, वो जरूर अपना आंख एक बार चेकअप कराएं। और मोबाइल का जो उपयोग है, स्क्रीन का, उसको कम से कम रखें। जो अपनी जरूरत की चीजें, देखिए मोबाइल को पूरी तरह से हटाया भी नहीं जा सकता, जो लाइफ आ गई है, बहुत स्टाइल है, चीज मोबाइल से, लेकिन उसमें जो आपको पता है होना चाहिए ऑप्टिमम यूज, जिससे मुझे फायदा हो जाए और नुकसान के लेवल तक इसको नहीं देखना है। मैंने ऐसे कई पेशेंट देखे हैं जिनका आई जो है वो मोबाइल और कंप्यूटर लगातार देखते देखते पूरा आंसू सूख गया है। तो आंख के अंदर जो मोबिलिटी है, आंख के अंदर जो मोबिल वाला काम करता है या प्रोटेक्शन का काम जो आंसू करता है, वो पूरा सूख गया है और इससे उनकी रोशनी भी गिर गई, काला पुतली बिल्कुल सूख गया। तो ऐसे कई सारे पेशेंट्स हैं। तो मेरी आपके द्वारा लोगों से अनुरोध है कि मोबाइल का उपयोग जो देखने में है वो कम से कम करें, और 40 साल के आसपास के जो भी मरीज हैं 40 से ऊपर के, वो अपना रेटिना का, ऑप्टिक नर्व का जांच एक बार जरूर कराएं। चलिए, बहुत बड़ा बात सर कहनी है कि 2 घंटा से ज्यादा मोबाइल, लड़का होके चाहे 40 साल से ज्यादा उम्र के जे भी बा, वो 2 घंटा लगातार मोबाइल देखी, ओकरा से ज्यादा मत देखी, बीच में गैप रखी, आंख पर, चेहरा पर पानी के छींटा जरूर मारी। चलिए, बना रही भोजपुरी बात कई पर जन हमरा के प्रवीण मिश्रा बुलबुल के टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी या बड़ा कैसेट कंपनी से सुनतानी, प्यार देतानी, आशीर्वाद देतानी, वहीं भोजपुरी बात कई के देखत रही, शेयर करी सर के, और भी तमाम चीज हम दिखाए के, तमाम इक्विपमेंट सर कोनिया जांच करतनी। चलिए, धन्यवाद। नीचे एक और बात की, नीचे सर के मोबाइल नंबर बा, संपर्क करी। हॉस्पिटल रोड में V2 के जस्ट बगल में सर के हॉस्पिटल बा, चेन्नई आई केयर, संपर्क करें। एक सेंटर हमारा गोपालगंज में भी है, तो जो गोपालगंज के मरीज है वहां भी दिखा सकते हैं। और एक और मैं आपके साथ ये करना चाहता हूँ शेयर कि किसी भी मरीज को सिर्फ पैसे के अभाव में यहाँ से नहीं लौटाया जाएगा। तो अगर कोई भी मरीज ऐसा है जिसको कुछ जांच कराना है, दिखाना है, और उनके पास पैसे की कमी है, तो वो बिना झिझक आके दिखा सकते हैं। पैसे के लिए कभी किसी पेशेंट को यहाँ से नहीं लौटाया जाएगा। बहुत बड़ा बात सर कहनी है कि पैसा कौन मायने नहीं खे, सेवा भाव बहुत बड़ा चीज बा। डॉक्टर देश के लिए जीता है, सर में वो चीज बा, सेवा भाव से सर कहनी है। तो बना रही भोजपुरी बात कहीं पर, चली इक्विपमेंट देखा जाए सर के। धन्यवाद। ये जो है ये भी बहुत ही लेटेस्ट और बहुत एडवांस मशीन है, जिससे हम लोग लेंस का पावर कैलकुलेट करते हैं। मोतियाबिंद में जो लेंस लगेगा, ऑपरेशन के बाद किस पावर का लेंस लगेगा, तो उसके लिए ये फ्रांस की बहुत ही टॉप क्लास की मशीन है। इसका नाम है क्वांटल एक्सेस। ये मशीन हम लोग देख रहे हैं, क्वांटल एक्सेस। इसका क्या काम है सर? ये देखिए, ये जो प्रोब है, इसको हम लोग जब आँख के ऊपर सटाएंगे तो ये बता देगा कि इस आँख में लेंस का क्या पावर ऑपरेशन के बाद लगेगा। अच्छा जी।
ये ऑटोमेटिक बता देता है ऑटोमेटिक बताएगा कि कितना पावर लगेगा। यहाँ पर ये सारी फाइंडिंग्स जो है वो आने लग जाएगी। जब ये टच करेगा पेशेंट के आँख से तो यहाँ पर सारा आ जाएगा कि पेशेंट का क्या लेंस का पावर निकलेगा। मतलब ये बेसिकली अंदाज नहीं करना है, सारा कैलकुलेट करके एक्यूरेट निकालेगा। कोई अंदाज नहीं करना है। अच्छा, ये एक बहुत ही हाई एंड अल्ट्रासोनिक मशीन है। जैसे अल्ट्रासाउंड आप जो देखते हैं उसी तरह की है, लेकिन ये सिर्फ आई के लिए बनी है और बहुत ही एडवांस हाई एंड अल्ट्रासोनिक मशीन जो पावर बता देती है। पावर बताएगा। कुछ लोग अंदाज से पावर लगाते हैं, वो गलत है। गलत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये सर, ये मशीन बताइए किस लिए है? ये इसको AR के बोलते हैं, ऑटो रिफ्रैक्टिव केराटोमीटर। इसमें एक तो चश्मे का पावर निकलता है, चश्मे का जो पावर है कि क्या पावर है, बहुत ही एक्यूरेट। ये जापानीज टॉप क्लास मशीन है। अभी वर्ल्ड पे जो टॉप 2 मशीन्स हैं उसमें इसका नाम है, ये टॉपकॉन है। तो और इससे जो कैटरैक्ट हो रहा है उसमें मोतियाबिंद के बाद कौन सा पावर का लेंस लगेगा उसको निकालने में भी ये मदद करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मशीन है किसी भी ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के लिए। उसके बाद ये जो है ये अगेन आई केयर है। ये जो मशीन है ये भी बहुत ही हाईली सॉफिस्टिकेटेड मशीन है। इसमें ये जो प्रोब है इससे आई का प्रेशर लिया जाता है। तो बिना कोई ड्रॉप डाले हुए, बिना कोई सुन किए हुए, ये जस्ट इसको ऐसे आपके सामने रखेंगे, इसको दबाएंगे, ये देखिए आगे भागेगा। अच्छा, ये छोटा बड़ा नीचे ऊपर हो रहा है। ये जो बाहर निकल रहा है ये टच करेगा तो इससे आपका प्रेशर यहाँ पर रीडिंग भी आ रहा है। रीडिंग आ जाएगा। तो ये भी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है और बहुत ही फास्ट, बहुत एक्यूरेट। 1 मिनट में हम लोग 10-10, 15-15 लोगों का प्रेशर ले पाएंगे, इतना फास्ट है ये तो बेसिक हमारा एक स्लिट लैंप एग्जामिनेशन सिस्टम होता है जिसमें आई को हम लोग बहुत मैग्नीफाई करके और 3 डायमेंशनली देख पाते हैं। तो कोई छोटा सा भी प्रॉब्लम है तो वो काफ़ी मैग्नीफाई करके हम लोग देख पाते हैं। इसको हम लोग बायोकुलर स्लिट लैंप कहते हैं। ये जो साथ में इसके लिए अटैचमेंट है ये आई के प्रेशर को नापता है। इसको एप्लानेशन टोनोमीटर कहते हैं। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा एडवांस जो है आँख के प्रेशर को नापने वाली मशीन है, एप्लानेशन टोनोमीटर। ये जो साथ में ये हम लोगों का वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम है कि जो भी पेशेंट का एग्जामिनेशन हो रहा है वो यहाँ पर इसको दिखे। ये वीडियो रिकॉर्ड हो गया जी, जो भी जांच हुआ वो रिकॉर्ड हो गया उसमें। वो सर अभी रेटिना को दिखा रहा है, ये कॉर्निया दिखा रहा है। कॉर्निया दिखा रहा है। काला पुतली है, उसमें एक घाव हुआ है। तो ये पूरा जो ग्रीन पेंट एरिया है ये जो है ये इतना बड़ा जख्म है उसके आँख में, ये दिखा रहा है। मतलब ये किनारे किनारे जो व्हाइट है ये जख्म दिखा रहा है। हाँ जी, जो ग्रीन पेंटेड एरिया है इसका मतलब उनके आँख में कोई कीड़ा घुसा था, उसके उन्होंने मल लिया है, तो इतना बड़ा उनको जख्म हुआ है। अच्छा सर, एक और बात कि आंखों को में अगर कोई बात हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो मलना नहीं है? मलना नहीं है, ये सब बेसिक है कि मलना नहीं है। बहुत हुआ आप थोड़ा सा रुमाल लेके उसको दबा के रखें, लेकिन ये मलना नहीं, मलने से काफी नुकसान होता है, ये नुकसान मलने का है। अच्छा अच्छा। तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम हमने इसलिए भी किया है कि एक तो पेशेंट या उनके सगे संबंधी उनको समझाने में आसानी होती है। दूसरा फायदा ये होता है कि जो हम लोग कभी पेपर प्रेजेंट करना है, कोई जो नया फाइंडिंग आया या कुछ साइंटिफिक फोरम में प्रेजेंट करना होता है सेमिनार में, तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल है। ये सारा रिकॉर्डिंग कर लिया और उसके बाद अपना पेपर जो हुआ किसी रेयर डिजीज़ पे या किसी डिफ़िकल्ट टेक्निक्स पे हम लोग बनाते हैं। तो ये है। और इसके बाद ये जो है ये इनडायरेक्ट ऑप्थल्मोस्कोपी है, इससे हम लोग रेटिना का इवैल्यूएशन करते हैं। तो इसको ये से डाल लिए और ये एक लेंस है, इसके थ्रू पेशेंट यहाँ पे रहेगा, हम लोग इसे देख के अंदर का रेटिना, ये जो आपको दिखाया था मैंने, ये जो पार्ट है पीछे का, ये रेटिना हम लोग इससे इवैल्यूएट कर सकते हैं। मतलब ये रेटिने का इवैल्यूएशन उस मशीन से होता है, इसको इनडायरेक्ट ऑप्थल्मोस्कोप बोलते हैं। और तो ये बेसिकली एक सेटअप है, ये इसको आई स्टेशन भी बोलते हैं। तो इसमें A to Z ये सारी मशीनें हैं जो कि आई का जो पैथोलॉजी है, जो बीमारी है, इससे हम लोग डायग्नोस कर लेंगे।